गुण संधि। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा गुण संधि। गुण संधि कहाँ पर होती है? देखो इसका सूत्र होता है आद गुणा। सूत्र क्या होता है? अगर सूत्र की बात की जाए है ये आद गुणा। आद गुणा। आद गुणा क्या कहता है पहले हमको ये जानना है। आद गुणा कहता ये है कि अगर प्रथम पद के अंत में आ हो, पद यहाँ पर कितने होंगे? दो। प्रथम पद के अंत में अगर क्या हो? आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर ई, उ, री अथवा ली वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो आ और ई मिलकर क्या बनाएगा? ए बना देगा। आ और उ मिलकर ओ बनाएगा। आ और री मिलकर अर बनाएगा। आ और री मिलकर अल का निर्माण कर देगा। तो ये चार वर्ण जो हैं इस तरह से चार शब्दों को, वर्णों को तैयार करने का कार्य करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं आ और ई मिलकर ए, आ उ मिलकर ओ, आ री मिलकर अर, आ और री मिलकर अल का निर्माण करते हैं। और यही चीज हम स्वाभाविक रूप से हिंदी में भी पढ़ते हैं कि जब कहा जाता है कि आपका ए, ओ, आए और आओ, ये चार वर्ण कैसे माने जाते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है? आ और ई से ए बनता है। ये बात हम हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और ओ का निर्माण आ धन उ से होता है, ए का निर्माण आ धन ए से, लेकिन इनसे हमें अभी मतलब ही नहीं है, ये तो वृद्धि संधि में आते हैं। अब रही बात इसकी, तो एक चीज आपने देखी यहाँ पर महत्वपूर्ण कि आपका जो गुण संधि होती है, आद गुणा सूत्र होता है, ये वर्ण आते हैं तो ये एक मात्रा वाले होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इनकी पहचान क्या होती है? एक मात्रा। जो उदाहरण बनेंगे उनमें मात्राएं कितनी रहेंगी? एक मात्रा रहेगी। अब हम ई का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रथम पद के अंत में नर, और इधर क्या है? ईश है। नर और ईश। देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। ठीक, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर हम लेंगे तो यहाँ पर रा हलंत तो है नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर आ छुपा हुआ है। धन इधर क्या है? बड़ी ई है। अब आप अगर मन में ये विचार किए हो कि यहाँ पर छोटी ई लिखी है, यहाँ पर तो बड़ी ई है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं विचार की जाती है। विचारणीय ये है कि वर्ण ई है तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आ है चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। हम समझने के लिए यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। री और री में बड़ा वाला कोई हिसाब किताब होता नहीं है, तो फिर भी बनेगा क्या? ए, ओ, अर और अल ही बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पर हमारा जो वर्ण निर्मित होगा वो ए आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं? हमारा नर में रा हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से आ निकल गया है यहाँ पर, और इधर हमारा शा शेष बचेगा क्योंकि ई ने ई भी निकाल ली है। दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया है? ए। तो ए यहाँ पर हमने रख दिया आकर। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि प्रथम पद के अंत में जो वर्ण था वो हलंत हो गया है, तो हलंत यहाँ पर हटाया जाएगा और आगे भाई ये व्यंजन है और आगे स्वर मिल गया तो व्यंजन का हलंत हटाया जाएगा, व्यंजन का हलंत हट जाएगा और रूप घट जाएगा और मात्रा इस पर लग जाएगी। तो क्या बनेगा? नरेश शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? नरेश बनेगा। तो इसी तरह से सिंगल मात्रा जिसमें भी है उसमें इसी प्रकार से संधि निर्मित होगी। अगर हम, ये तो हमने पहले विच्छेद से शब्द का निर्माण किया, और अगर शब्द निर्माण हो तब कैसे तोड़ेंगे? हमने कहा जैसे मान लीजिए यहाँ पर महेश शब्द है, शब्द है हमारा महेश, और हमें जानना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो हम क्या करते हैं? हमको ये पता है कि गुण संधि में जहां पर एक मात्रा होती है वहां पर से तोड़ते हैं, तो हम इसको यहां से काट देते हैं ऐसे। ठीक, मात्रा को अलग कर देना है, मात्रा को दूसरे पद में दे देना है। क्यों दूसरे पद में दे देना है? क्योंकि दूसरे पद में देने से आपका जो मात्रा है वो वहां दूसरे पे चली जाएगी और दूसरे पद जब मिलता है तभी विकार उत्पन्न होता है, हमें ये पता है। ठीक, तो हमने क्या किया? वो जहां से है तोड़ दिया उसको, तो यहाँ पर ये चीज बची और इधर ये चीज बची है ना। ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा और ये हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर हमारा आया क्या? मह आया, मह आया ना हलंत के साथ में बचा, और इधर क्या बचा हमारा? ए है ना, एश बचा। हम देखो हम गलती करेंगे पहले,
एश बचा, ये तो हुआ। अब क्या करते हैं, देखो ना तो महा शब्द होता है ना एश शब्द होता है, तो हम ये देखते हैं कि ए बना किससे है। तो ए किससे बनता है, आ और ई से मिलकर बनता है ए। भाई ये चीज हम बता चुके हैं, आ और ई से मिलकर ए बनता है। ये तो हमको वर्णमाला पढ़ाते समय ही बता दिया जाता है ना। तो ई, तो हमने क्या किया, इसको इस ए को क्या कर दिया, इस कर दिया। क्या कर दिया, इस। और यहाँ पर हा तो हलंत है ही है, तो हमने कहा कि महा कोई शब्द नहीं होता है, तो हम इसको कर देते हैं महा। और इस ऐसा तो होता नहीं, या तो इस ऐसा लिखा होता तो हम समझते इस, हाँ ठीक लिखा, ये भी गलत लिखा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, बड़ी ई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, महाधन ईस से महेश बनेगा। तरीका समझे कैसे निकाला जाता है, कि हम पहले गलती करते हैं, गलती के बाद फिर उसको धीरे से सुधार लेते हैं। समझ में आ गया। एक और हम आपको बताते हैं, जैसे हमने कहा दिनेश शब्द है दिनेश। अब देखो ई की मात्रा है और ए की मात्रा है, ई की मात्रा से तो कटना नहीं क्योंकि पहले लगा है, तो ए की मात्रा से हमने इसको काट दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दिन कर दिया, ना तो हलंत ले लिया, और इधर फिर से हमने क्या किया, एस किया। अब हमें पता है एस होना नहीं, क्या होना है, ईश होना है, और बड़ी ई कर दी तो हमने दिन धन ईश, तो बन जाएगा क्या हमारा, दिनेश, मतलब दिनों को करने वाला। ठीक। आओ अब एक मजेदार उदाहरण आपको बताता हूँ। एक उदाहरण है विमलेश, इसको कई बार पूछा गया है। विमलेश में क्या होता है, तो यहाँ पर फिर हम यहाँ पर से इसको अलग कर देते हैं, और जब अलग करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर विमल, और धन इधर क्या कर देते हैं, ईश कर ले, सीधे सीधे। तो क्या ये सही हो गया, नहीं, क्योंकि विमल ईश माने भगवान या ईश माने पति भी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, विमला धन ईश, विमला का पति। ठीक इसी तरह से एक शब्द है कमलेश। कमलेश में क्या होगा, फिर यहीं से काट दिया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, कमल धन ईश। लेकिन क्या कमल धन ईश सही है, फिर गलती हो गई, कमला धन ईश होगा, क्योंकि कमल का पति होने में क्या मजा, कमला पति बनना है तो किसी स्त्री के बनो, कमल के साथ तुम ब्याह करके क्या होगा, ठीक ना, उसके साथ तुम घूमने जा पाओगे ना, वो तुमको रोटी बना कर देगा, तो क्या होगा, कमला धन ईश हो जाएगा। इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है गुडाकेश। ठीक, गुडाकेश। गुडाकेश में क्या होगा, अब इसमें वही चीज है कि अध्ययन वाली बात है, जैसे आपने विमला कमला किया है, ऐसे ही यहाँ पर करना है, यहाँ से काटेंगे। बहुत से लोग तो गुणाधन केश कर देते हैं सीधे सीधे, जब तोड़ते हैं, नहीं तोड़ना है। तोड़ना कहाँ से है, हमने आपको तरीका बताया, जहाँ से मात्रा लगी वहीं से काट दो उसको। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, गुडाक करोगे, और इधर क्या करोगे, ईश करेंगे। तो अब ईश माने तो पति या भगवान हो गया, ये हमें पता है, लेकिन गुडाक माने नहीं पता है, तो आप जान लीजिए गुडाक शब्द नहीं होता है, शब्द होता है गुडाका। गुडाका माने होता है नींद, और ईश माने भगवान, नींद को जीतने वाला, अर्थात नींद का भगवान, नींद का स्वामी। ये नाम है आपका अर्जुन का नाम है ये। ठीक। ऋषिकेश एक नाम है, ऋषिकेश। ठीक, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या होगा, फिर यहीं से काटे जाएगा, तो आपका आएगा ऋषिक धन ईश। नहीं, इसमें का नहीं आता है, ऋषिक धन ईश। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषिक ही होगा, ऋषिक धन ईश हो जाएगा। अब आगे क्या होता है इसमें, तो क्या होगा, ऐसा है ये चीज, तो आपने जो पूछा है कि ऋषिक का मतलब को क्या होता है, तो ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिय। ऋषिक का मतलब क्या होता है, इंद्रिय। और ईश माने देवता, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रियों का स्वामी। ये जो नाम है ऋषिकेश, जो नाम है ये ऋषियों का नाम होता है। वैसे विष्णु जी को भी कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है, शिव को कहा जाता है ऋषिकेश। ठीक है, अब आगे की और बात करते हैं इसके और अच्छे अच्छे उदाहरणों के लिए। तो जैसे हमने कहा गणेश, खगेश, ये सभी किसके उदाहरण है, इसी के। अच्छा, ए के उदाहरण अब बहुत हो गए, हम देखते हैं ओ के उदाहरण थोड़े से। जैसे हमने कहा गंगाधन उदक, अगर हम कहें गंगोदक, तो अब यहाँ पर इसमें कहां से काटेंगे,
फिर एक मात्रा से काट दिया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, गंगा, और इधर क्या किया, ओदक। अब चूंकि हमें पता है ओदक माने कुछ होता नहीं, उदक माने होता है, तो अब आप कहोगे कि उदक माने क्या होता है, तो उदक माने क्या होता है पता है, पानी। उदक माने पानी होता है, तो गंगा का पानी, गंगोदक माने गंगा का पानी। इसी तरह से कूपोदक हो जाएगा, कूपोदक। तो अब आप इसको, इसका विच्छेद आप कर दोगे आराम से, क्या हो जाएगा, कूप धन उदक, नहीं उदक, कूप धन। जब आपको सही तरीका पता चल गया तो उससे करो, कूप धन उदक से क्या बनेगा, कूपोदक। नील धन उत्पल क्या बनेगा, नीलोत्पल, नील धन उत्पल क्या बनेगा, नीलोत्पल, नीलोत्पल। नीलोत्पल का मतलब होता है नीला, उत्पल माने क्या होता है, कमल, तलहटी। उत्पल माने कमल, तो नीला कमल, नील कमल जिसको कहेंगे, ठीक है। नव, एक है नवोढ़ा, एक शब्द है नवोढ़ा, नवोढ़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा विच्छेद इसका, नव प्लस ओढ़ा, नहीं नव प्लस ऊढ़ा, उड़ा, नव धन उड़ा, उड़ा होगी कि ऊढ़ा, यही सर, क्या यही सर, उड़ा होगा कि उड़ा होगा। अब हम तो बताओ होता क्या, इसका विच्छेद कैसे करोगे, उड़ा नहीं, उड़ा माने होता है उड़ाना, ये उड़ा शब्द है। अब नव माने क्या होता है, नया, नया। नवोढ़ा कहते हैं नई दुल्हन को जो पहली बार घूंघट ओढ़ के आए, घूंघट को ओढ़ के आए उसको क्या कहते हैं, नवोढ़ा। नहीं ये नवोढ़ा बहू आई है, हाँ नई दुल्हनिया, ठीक है। हाँ नोन्नति, इसीलिए कहते हैं कि इनके शब्दों को पढ़ो, क्या होगा, नोन्नति। नोन्नति का क्या होगा, नो प्लस उन्नति, नो माने नहीं, हाँ बिल्कुल सही, अंग्रेजी पहुंच जाओ। अरे यहाँ पर कहाँ तुम्हारी मात्रा कहाँ लगी है, ना पे लगी है, तो ना वो मात्रा तो तुमने उधर निकाल दी, तो इधर कैसे आ जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं हर बार में कहाँ से काट रहा हूँ, मात्रा से, मात्रा से, और मात्रा को कहाँ दे रहा हूँ, दूसरे पद में। तो यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा, ना बचा, ना धन उन्नति। अब जरा हमें ये बताओ, क्या ये प्रथम पद आपका सही बना है, बड़ा ना नहीं लिखा जाता है, छोटे ना कौन सा होगा, ना, ये बड़ा ना को शब्द ही नहीं समझ, न उन्नति, न उन्नति, नोन्नति। नए तत्पुरुष समास का उदाहरण याद आया, न उन्नति, नोन्नति, न उन्नति, जिसमें उन्नति नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मुखोल्लासिनी, विच्छेद करो। हमने कहा मुखोल्लासिनी, मुखोल्लासिनी, तोड़ो कहाँ से टूटेगा, मुख से टूटेगा। मुख धन उल्लासिनी, मतलब जो जिसका चेहरा बड़ा खिला खिला सो हो। उल्लास माने होता है प्रसन्न, उल्लास माने जिसका चेहरा प्रसन्न चित्त हो, उसको क्या कहेंगे, मुखोल्लासिनी। ये भाई बहुत मुखोल्लासी है। मुखोल्लासी माने जिसका मुख बड़ा उल्लासितापूर्ण हो। एको न विंशति, इसको तोड़ो, बढ़िया उदाहरण है। एको न विंशति, तोड़ो। एको न विंशति, जल्दी से तोड़ कर बताओ। हमने कहा है आपको एको न विंशति, एको न विंशति, कहां से टूटेगा, एक धन उन्वंशति, यहां से कट गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक, हाँ हाँ बोलो, विंशति, सही हो गया। पता नहीं बड़ा बस यही चीज ध्यान देने वाली है। तोड़ तो दिया लेकिन शब्द सही क्या, वर्तनी भी पता होनी चाहिए। एक ऊनविंशति, एक ऊनविंशति, एक नहीं है 20 में, इसका मतलब क्या होगा, एक ऊन विंशति। कहा एक ऊन माने नहीं है, विंशति माने 20 में, जो एक नहीं है 20 में तो कितना हुआ, 19। एको न त्रिंशति, एक नहीं है 30 में अर्थात 29। मैथ पढ़ ली,
ये संस्कृत की गिनतियां हैं, ये उल्टा पढ़ा जाता है, इस तरह से इसको रखा जाता है। ठीक, आनंद आया? आओ अब हम तोड़ते हैं री के उदाहरण को। री के उदाहरण पर हमने आपको बताया था क्या होता है, आ धन री और मिलाकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो हमने कहा सप्त धन ऋषि, पहले हम हिसाब से बना लेते हैं फिर कठिन तोड़ते हैं। सप्त धन ऋषि, यहाँ पर प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय में क्या है री, मिलकर क्या बनेगा अर। ठीक, यहाँ पर हमारा बचा क्या, ता हलंत, आगमन किसका हुआ आर, और शेष क्या बचा, शी बचेगा केवल, री निकलकर तो अर बनाया ना, री का ही तो रा बना है। ठीक, अब क्या होता है, ये व्यंजन है और व्यंजन के बाद में स्वर है। अगर स्वर में छोटा आ हो, स्वर के अंतर्गत स्वर में छोटा आ अगर फंस जाए, मिल जाए, तो छोटे आ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो हलंत हट जाएगा और उसका रूप केवल घट जाएगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी। छोटा आता तो मात्रा क्या लगेगी। अब आगे बचा रा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो वर्ण थे, हमने दो हिस्से कर दिए, ये फर्स्ट को दे दिया, इसको सेकंड को दे दो, एक एक दे दो। तो रा जो है रा बीच से कटेगा, क्योंकि इधर तो ऐसा कुछ है ना जो रा को पूरा कर दे, तो रा बीच से कटेगा और इसके ऊपर चला जाएगा। रा कटकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर रूप क्या बन जाएगा, जब ऊपर चला गया तो अब इसको मिला दीजिए, तो हमारा रूप बना सप्तर्ष। क्या बना, सप्तर्षि बना। अब जरा इसको तोड़ने वाली बात देखें, ये तो जोड़ने की बात हो गई। तोड़ेंगे कैसे इसको, अगर आ जाए महर्षि, महर्षि आ जाए तो कहां से तोड़ोगे। अब यहाँ पर तो मात्रा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, हमने कहा था हाँ मात्रा तो नजर नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि ये लगानी पड़ेगी कि क्या कोई आधा वर्ण है, तो हमने कहा आधा वर्ण रा है। और रा कहां पर आता है, जब आधा रा ऊपर हो तो सदैव पहले आएगा, आधा रा ऊपर हो तो सदैव पहले आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर महा लिख दिया और रस लिख दिया। तो रस क्या है, रस तो होता नहीं, तो रा का री हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया री, और यहाँ क्या हो जाएगा महा। तो महा और ऋषि हम ऐसे निकालेंगे, महा ऋषि बराबर महर्षि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, महर्षि बना आपका। समझ में आ गया कैसे बना। अब जरा रा के थोड़ा हम इसके उदाहरण एक तो और पढ़ देते हैं, उसके बाद और आपको महत्वपूर्ण बात, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बताऊंगा। हम बात करते हैं वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु ऐसे लिखते हैं, लेकिन वसंत ऋतु को ऐसे लिखते हैं, जब हम संधि करके लिखते हैं ये लिखते हैं वसंत ऋतु। ठीक, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम फिर वही बात रा को इधर कर लेते हैं आगे, तो आगे आपका वसंत धन ऋतु ऐसे लिख दिया हमने, अलग अलग कर दिया। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्ष में क्या है, देव धन ऋषि। अब इसको हमने निकाल लिया, समझ में आ गया। एक बात जो मैंने कही थी, जरा उसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक, रा के बाद रा के प्रकरण की बात की थी, जो बात अब हम आपको बता रहे हैं किताबों में नहीं मिलेगी। आप किसी भी किताब में खोज लीजिए, नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैं YouTube चैनल से ये दावा करता हूँ, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई किताब ऐसी हो जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो किताब में अगर लिखा हो तो मुझको बता देना। आज के बाद में, आज की डेट के बाद में कोई छाप दे वो अलग बात है। ठीक, आज की डेट कितनी है, 10 फरवरी सर, 10 फरवरी। आज के बाद में 2022, आज की डेट के बाद में कोई किताब में छापी जाए तो अलग बात है, इसको देखकर कोई छाप दे। जो मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूं कि ये रा ऊपर कैसे गया। ठीक, कब रा ऊपर जाता है, कब रा पहले आता है, इसको तुम पहले क्यों पढ़ोगे, यही बात तो थी ना। हम क्यों पढ़ें इसको पहले, जैसे हम प्रकाश लिखते हैं, हम प्रकाश लिखते हैं, तो गांव का आदमी कहता है कि भैया प्रकाश बुलाई दो जरा, ऐसा तो कहता है। हाँ सर, तो प्रकाश बुलाई दियो, प्रकाश नहीं कह पाता तो प्रकाश कहता है। अगर किसी में गांव में किसी बच्चे का नाम गोकर्ण है, अगर किसी बच्चे का नाम गोकर्ण है तो कहे अरे भैया गोकर्ण बुलाई दियो, क्या कहेगा, गोकर्ण का बुलाई दियो। तो नाका
रा कर दिया, रा का ना कर देता, ये नियम अलग दूसरा है, ये हम बाद में बताएंगे, पहले रा का प्रकरण समझते हैं। तो कहा गोकर्ण बुला देना या गोकर्ण को बुला देना, तो रा के पहले रा बनाया और यहाँ पाके बाद में, ऐसा क्यों? आओ देखते हैं जरा, इसको अध्ययन करो। इसमें रा कहाँ लगा है? नीचे, और इसमें रा कहाँ लगा है? ऊपर। कब रा ऊपर जाता है और कब रा नीचे आता है? क्या कभी पढ़ा किसी किताब में? नहीं सर। नहीं पढ़ा ना? नहीं सर। आज आपको बता रहा हूं, वो तरीका जान लीजिए, ठीक? और ये अगर किताब में नहीं तो मैं कहां से लाया? ये जो आपका जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें होती है संस्कृत की, कौन सी किताबें जो हम लोग पढ़ते नहीं, हिंदी वाले कभी नहीं पढ़ते हैं? आपका अष्टाध्यायी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है, आचार्य वरदराज की, पाणिनि जी की, या महाभाष्यम जो है, वार्तिक है, इनको जब आप पढ़ोगे तो इनमें इनका वर्णन मिलता है। और ये किताबें बहुत विद्वान और आपका जो नेट पीएचडी करते हैं या आचार्य करते हैं वो पढ़ते हैं। सामान्य स्तर पर जितने भी ये प्रकाशन है, ये जो खुरमुत्ता की तरह उगे हुए हैं आजकल, इनमें कहीं ये आपको वर्णन नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। सर ये सप्त के बाद में आप नीचे ये आप बाद में आए हो ना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में समझना, फिर आप बैठ जा रहे हो ज्यादा। अब यहाँ पर क्या होता है? प्रा और उधर ऊपर लगा है और रा को लिखते हैं, ये क्या है? रा लिखा है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर की बात को, ये क्या लिखा है? रा। और इसको बीच से काटा जाता है। क्यों बीच से काटा जाता है? अगर रा हलंत है तो ये बीच से कटेगा। एक बात याद रखना, बीच से बेड़ा कटेगा। जैसे का हलंत है, मान लीजिए का हलंत है, तो का जब हलंत होता है तो कहां से कटता है? बेड़ा खड़ा कटता है या ना? तो ऐसे तो लिखते हैं कक्का। अगर पा हलंत है तो हम आधा पा ऐसे लिखते हैं पप्पू, हाँ है ना? हाँ सर। ये सभी कैसे करते हैं? खड़े करते हैं। अगर डा है, हलंत है, तो क्या खड़े कटेगा? नहीं सर। क्या ये बेड़ा कटेगा? नहीं, ये कटता ही नहीं है। अगर टवर्ग की बात की जाए तो ये कटता ही नहीं है, या तो इसको डबल करोगे या हलंत के साथ छोड़ दोगे। लेकिन रा क्या है? रा के साथ बड़ा तिकड़मी मामला है। रा कहता है, अच्छा रा को आप खड़ा काट नहीं सकते हो, खड़ा कटेगा ही नहीं, तो खड़ा न कटे इसके लिए क्या करेंगे? अब हम इसको बेड़ा काटते हैं। व्याकरण का नियम कहता है कि इसको कैसे काटना है? आपको बेड़ा काट दो। जब ये बेड़ा कटता है तो क्या होता है? ये पलट जाता है। इसके साथ में सारी प्रक्रियाएं अलग तरह की होती हैं। रा कट के पलट जाता है, पलट गया, हो गया सेम उसी तरह से पलट गया ना। अब लिखते समय हमने ये वाला हिस्सा पहले लिखा था और ये वाला हिस्सा बाद में। तो जो चीज हम पहले लिखते हैं वो पहले पढ़ते हैं, और जो चीज हम बाद में लिखते हैं वो बाद में पढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो जब हमने इसको लिखा तो यहाँ पर रुके, मतलब एक आवृत्ति ये थी और दूसरी आवृत्ति ये थी। दो आवृत्तियों में इसको लिखा हमने, तो ये फर्स्ट आवृत्ति और ये सेकंड आवृत्ति। तो फर्स्ट वाला हम पहले पढ़ेंगे और सेकंड वाला बाद में पढ़ेंगे। और ये लिखा कहाँ है? ये ऊपर लिखा है, ये ऊपर है। अगर इसको हम काटें तो इसको हम ऊपर कहोगे और ये कहोगे नीचे, यही तो कहोगे, है ना? तो ऊपर वाला ऊपर रखो जाके और नीचे वाला नीचे। और ऊपर वाला पहले पढ़ना है, जिस वर्ण पर लिखा है, जिस वर्ण पर लिखा है उसके पहले पढ़ोगे। ऊपर लिखना है और जिसके ऊपर लिखा है उसके पहले पढ़ोगे। नीचे लिखना है और जिसके नीचे लिखा है उसके बाद में पढ़ोगे। बात समझ में आ गई? अब जरा ये बताओ, ये कहाँ लिखा है? और पलट गया है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, पलट गया, ठीक? तो पलटने के कारण ये इधर को आ गया, तो ये नीचे लिखा है। और जब नीचे लिखा है तो हम पढ़ेंगे पाके बाद में, इसलिए कहा जाता है प्रकाश। और ये ऊपर वाला हिस्सा है तो हमने ऊपर लिखा, तो हमने कहा इसको कारण। पहले कहा। अब बात समझ में आ गई? क्या ये कभी किसी किताब में देखा था? नहीं। ये कैसे लगता है, क्या होता है? तो जब भी जहां कहीं पर भी लगाना है और कैसे लगाना, तो ये नियम हमेशा याद रखना, हमेशा आपके काम आएगा। और हर शिक्षक आपको बता भी नहीं पाएगा, पूछना अगर। चलो इसको नोट कर लीजिएगा।